जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाने का। जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि आज मकसद जो है वो आवाम के साथ शेयर करना है कि जो गैस प्राइसेस बढ़ी हैं इसकी क्या वजूहात हैं। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, आसान फ़ैसला नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी में, मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला करना ज़रूरी था। और आज मकसद ये है कि आप लोगों के साथ और आवाम के साथ शेयर करना कि इस फ़ैसले का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों करना पड़ा। तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। इस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको बाद में दे देंगे, लेकिन उसको हम अभी स्क्रीन पे चला लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर आवाम के सामने आए। और जो गैस प्राइस इंक्रीज़ हुई है डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर सार्फिन की, वो भी हम शेयर कर लेंगे। जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पहली स्लाइड है इसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गैस गवर्नमेंट ख़रीदती है या हमारे मुल्क में निकलती है, तो ये पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है और सामने जो गवर्नमेंट कंज्यूमर से चार्ज करती है उसमें कितना फ़र्क है इस साल के लिए। पहली लाइन में है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस साल की है 697 अरब। ये रकम अगर सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ को मिलेगी तो वो अपना ख़र्चा निकाल सकेंगी और गैस ख़रीद सकेंगी आवाम के लिए। तीसरी लाइन में जो है RLNG डाइवर्जन 210 अरब। ये जो 210 अरब जो RLNG डाइवर्जन है, ये आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में नहीं थी इसकी ज़रूरत। और इसकी वजह यह है कि चंद साल पहले पाकिस्तान में नेचुरल गैस, हमारे अपने ज़ख़ायर इतने थे कि अपने ज़ख़ायर से ही हम गैस पूरी आवाम को दे देते थे, इंडस्ट्री भी चला लेते थे। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में हर साल गैस जो हम अपने ज़ख़ायर निकालते हैं वो कम होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज जो हम ऑयल और गैस निकाल रहे हैं और आज से 10 साल पहले जो ऑयल और गैस निकाल रहे थे, आज हम 1000 अरब से कम निकाल रहे हैं। 1000 अरब रुपए का डिफरेंस है $3.5 बिलियन का। तो चूँकि हम ऑयल और गैस दोनों कम निकाल रहे हैं, इसलिए हमें ये RLNG इंपोर्ट करनी पड़ती है दुनिया से ताकि गैस फराहम की जाए इंडस्ट्री को, फर्टिलाइज़र को और आवाम को। और ये महंगी गैस होती है। इसकी कीमत जो है वो जो लोकल गैस है हमारी, उसकी दुगनी से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। और ये जब आवाम को दी जाती है तो इसमें जो फ़र्क आता है इसकी कॉस्ट में और इसकी प्राइस में, वो 210 अरब का आता है। अब लास्ट लाइन में देखें जो स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये गैस प्राइस इंक्रीज़ ना होती तो जो रेवेन्यू है जो सुई कंपनीज़ का है वो होता 513 अरब, जबकि रिक्वायरमेंट है 916 अरब की। तो 400 अरब का नुकसान होता। उसमें से 191 अरब तो नुकसान होता हमारे अपने ज़ख़ायर के ऊपर और 210 अरब नुकसान होता RLNG के ऊपर। तो इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि हम माजी में जो हमारी पॉलिसी थी उसके हिसाब से हम इस साल भी जो चार्ज करने वाले थे अपने लोगों से, अपनी इंडस्ट्री से, वो चार्ज हम करते 513 अरब और हमारी कॉस्ट थी 916 अरब। तो अगर ये कीमतें ना बढ़ती तो पाकिस्तान को इस साल भी 400 अरब का नुकसान होता जिस तरीके के माजी में हुआ है। तो ये प्राइसें, अगर मुल्क का नुकसान ख़त्म करना ज़रूरी है तो ये बहुत ज़रूरी था। अगर माजी में कीमतें हर साल आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट की जाती तो आज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना करना पड़ता हमें, लेकिन चूँकि पिछले सालों में प्राइसेस नहीं एडजस्ट की गई इसलिए ये बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट जी। अब ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि हमारी जो मुल्क की दो कंपनीज़ हैं, सुई नॉर्थ और सुई साउथ, जो नीचे जो ऑरेंजिश जो है कलर, वो सुई नॉर्थ का नुकसान है और जो ऊपर ब्लू में है वो सुई साउथ का नुकसान है। अगर आप देखें 213-14 में, आज से 10 बरस पहले, टोटल जो नुकसान था इन कंपनीज़ का, जो डिफरेंस था इनकी कीमत में और इनकी कॉस्ट में, वो 18 अरब का था सालाना। आज से 10 साल पहले ये दोनों कंपनीज़ जो है उनका 18 अरब का नुकसान था। फिर आप देखें हर साल ये नुकसान बढ़ता गया है क्योंकि हर साल नुकसान का अमाउंट भी ज़्यादा होता गया और माजी का नुकसान भी रिकवर नहीं हुआ। तो आज की तारीख में 10 बरस में आज जो हम खड़े हुए हैं 2022-23, जो पिछले साल था 2022-23, वो 879 अरब का नुकसान हो चुका है। तो 10 साल पहले इन दो कंपनीज़ को जो नुकसान हो रहा था 18 अरब का, वो आज 879 अरब पिछले 10 साल का नुकसान है। ये तो 10 साल में जमा होते होते 879 अरब का नुकसान इन दो कंपनीज़ को सिर्फ हमारे मुल्क की जो ज़ख़ायर हैं उस गैस के ऊपर है।
अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, बाकी चीज़ें ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें, तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका है। यह हमने सिर्फ 2 कंपनीज का दिखाया है आपको, टोटल 2100 अरब का नुकसान पे पाकिस्तान आज की तारीख में पहुंच चुका है पेट्रोलियम सेक्टर में। नेक्स्ट स्लाइड जी। अगर ये नुकसान हम रिकवर नहीं करेंगे, अगर हम गैस प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे मुल्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। कि एक सवाल ये हो सकता है कि भाई प्राइस ना बढ़ाएं, ऐसे ही चलने दें सिस्टम को, लेकिन अगर ऐसे ही चलने देंगे तो इसके नताइज क्या होंगे, ये भी हम डिस्कस कर लें। पहली बात, हम सब जानते हैं कि मुल्क में सर्कुलर डेट जो कि नुकसान है पेट्रोलियम सेक्टर का, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो वो बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, और एक दिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए, तो उसको रोकना तो ज़रूरी है। इस प्राइस इंक्रीज़ के बाद हमारे पूरे पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये फ़ैसला जो है वो सर्कुलर डेट को ना बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। आज की तारीख में पाकिस्तान में पूरे एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट बढ़ना रुक गया है। पेट्रोलियम सेक्टर में कोई नुकसान भी नहीं है, पावर सेक्टर में नुकसान है जो कि बजट से आता है, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको भी ख़त्म करें और कम से कम लेके जाएं। दूसरी चीज़, पिछले 10 सालों में जैसे मैंने कहा कि हम अपने ज़खायर ऑयल और गैस के जो निकाल रहे हैं वो 1000 अरब से कम हैं। वो क्यों कम है? क्योंकि जब नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को, तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे उन कंपनीज़ को देने के लिए जो कि ऑयल और गैस निकालेंगी, कोई नुकसान था। जब उन कंपनीज़ को पैसे नहीं मिल रहे थे तो वो मुल्क के ज़खायर जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रही थी। तो मुल्क में जो ऑयल एंड गैस कम निकल रहा था, और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिछले कोई 10 सालों में पाकिस्तान में जितनी इंटरनेशनल कंपनीज थी, 4 के अलावा सारी मुल्क छोड़ के चली गई हैं। तो हमारे अपने ज़खायर हम नहीं निकाल पा रहे थे उस नुकसान की वजह से। तो उसका नतीजा क्या था, वो ये तीसरा पॉइंट, जब अपने ज़खायर नहीं निकालेंगे तो आपको बाहर से गैस और ऑयल मंगवाना पड़ेगा। तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। आज जो हम गैस LNG जैसे मैंने बयान किया वो मंगवाते हैं, वो इसलिए मंगवाते हैं कि हमारे अपने ज़खायर नहीं है। तो हमारी महंगी इंपोर्ट बढ़ रही थी जिसमें हमारा डॉलर इस्तेमाल हो रहा था। चौथी चीज़ ये कि हमारे मुल्क में जो सालाना खसारा होता है बजट का, वो बढ़ रहा था इस नुकसान की वजह से, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। उसका क्या इम्पैक्ट था? जब वो सालाना खसारा बढ़ रहा था तो हमें उधार लेना पड़ता था, और उस उधार की वजह से हमारे मुल्क में सूद की शरह और इन्फ्लेशन, महंगाई दोनों बढ़ रहे थे। अगर आप राइट साइड पे ऊपर ये रेड में जो बार चार्ट्स हैं उसको देखें, तो ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे मुल्क में जो महंगाई है उसका ग्राफ है, उसका बार्स हैं ये। जनवरी 2022 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 13% थी, और जनवरी 2023 में 27% थी। और इस साल आज से कुछ अर्से पहले तक आपको ख़ुद को मालूम है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। अब माशाल्लाह पिछले 1 आध महीने से महंगाई कंट्रोल में आना शुरू हुई है। तो ये जो स्टेप लिए गए हैं, ये आने वाले वक्तों में महंगाई को रोकना, शरह सूद को कंट्रोल करना, पाकिस्तान का खसारा कम करना, और हमारे मुल्क के ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी था। नीचे अगर आप देखें जो सर्कुलर डेट का मैंने नंबर आपको दिया था कि वो कितना बढ़ चुका है, वो अभी 2100 अरब पर है प्रिंसिपल, और अगर इसको हम ना रोकते तो इस साल जून तक ये 2480 अरब तक हो जाता। आगे चलें जी। अब जो हमने गैस प्राइस बढ़ाई है उस पर बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस हो रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं एग्जैक्टली कितनी गैस प्राइस बढ़ी है किस सेक्टर के ऊपर। जो हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं, जो घरों के ऊपर है, उसमें 57% जो आबादी है, 57% जिनके पास कनेक्शन है, उनके गैस के जो कीमतें हैं, टैरिफ वो नहीं बढ़ा। उनका फ़िक्स चार्ज हमने 400 रुपये लगा दिया है। पहले 10 रुपये था, वो 400 कर दिया है। अगर हम इन 57% का टैरिफ बढ़ाते तो उनके ऊपर इनके बिल बहुत ज़्यादा हो जाते। हमने इनके ऊपर फ़िक्स चार्ज 400 रुपये का लगाया ताकि 57% आवाम पर बोझ ना पड़े। इसके बाद जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% आवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा इन 57% के अलावा बाकी जो कंज्यूमर्स हैं, वो जिस जिस तरीके से उनका कंजम्पशन बढ़ता है उस इस तरीके से उनका टैरिफ बढ़ेगा। जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका ज़्यादा टैरिफ होगा क्योंकि वो अमीर घराने होंगे, और जो मिडिल क्लास होगी जिसका कम होगा उसका कम टैरिफ होगा। तो हमने इनकम लेवल को अटैच किया है यूसेज को देखकर कि टैरिफ किस तरीके से बढ़ेगा। जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैरिफ देगा, और जो गरीब आदमी है उसको ऊपर कम चार्ज होगा। और इसका आगे जाके हम इसका आपको नंबर्स बताते हैं, 2-3 स्लाइड्स के बाद वो भी आ रहा है। सेकंड कैटेगरी है रोटी तंदूर, जहाँ पे रोटी मिलती है आम आवाम को, उसके रेट हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाए।
और ये रेट बिल्कुल सेम है, उस पर कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि तंदूर में जो रोटी मिलती है उसकी कीमतों में गैस में कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो उसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। तीसरी कैटेगरी है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में भी इस वक्त जो मारी का सिस्टम है हमारा, मारी पेट्रोलियम का, उसके सिस्टम पे तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइज़र कंपनीज को गैस मिलती है और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। उसके ऊपर इस समरी में कोई चेंज नहीं है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सिर्फ 70 रुपये का इंक्रीज़ किया गया, वो भी इसलिए कि उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना ज़रूरी था। लेकिन इस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चौथी कैटेगरी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे मुल्क में नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग रेट चार्ज होते थे इंडस्ट्री को। हमने इस जो डिस्पैरिटी थी, ये जो डिफरेंस था, इसको कम करने की कोशिश की है। कुछ इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ में जो थी वो डबल पेमेंट करती थी गैस की कंपेयर टू साउथ। एक ही मुल्क की इंडस्ट्री है और इतना ज़्यादा फ़र्क मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री लगती है नॉर्थ में और एक फैक्ट्री लगती है साउथ में, तो इसमें डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। साउथ के अंदर चूँकि गैस ज़्यादा है, नेचुरल गैस, इसलिए इसकी कीमत अभी भी थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन इस डिफरेंस को कम कर दिया गया है। दूसरी एक बहुत बड़ी चेंज ये हुई है कि माजी में जो पहले से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनको सस्ती कीमत पे गैस मिलती थी। अगर किसी को नई फैक्ट्री लगानी है पाकिस्तान में तो उसको महंगी कीमत पे गैस मिलती थी RLNG पे। इसकी वजह से नई फैक्ट्रियाँ लगी नहीं सकती थी या बहुत कम लगती थी, क्योंकि अगर मेरे कंपेटिटर को मेरे बराबर में कोई फैक्ट्री है जो पिछले 10-20 साल से काम कर रहा है, उसको अगर $4 की गैस या $6 की गैस मिल रही है और मुझे अगर $12 की गैस लेनी है, तो मैं कैसे उससे कम्पीट करूँगा। अब पूरी इंडस्ट्री को साउथ में एक ही कीमत पे गैस मिलेगी और पूरी इंडस्ट्री को नॉर्थ में एक ही रेट पे गैस मिलेगी, चाहे पुरानी इंडस्ट्री हो चाहे नई इंडस्ट्री हो। तो अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह नई इंडस्ट्री लगेगी, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। लास्ट कैटेगरी है कमर्शियल और CNG। इसमें कमर्शियल कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी मुल्क में जो 51% कंज्यूमर्स थे, जो कि उसमें होटल्स थे, दुकानें थी, उसमें 51% कंज्यूमर्स तो RLNG के रेट पे लेते थे गैस, और 49% जो कंज्यूमर्स थे उनको नेचुरल गैस के रेट पे मिलती थी। तो यहाँ भी ये फ़र्क था कि कुछ को महंगी गैस मिलती थी, कुछ को सस्ती मिलती थी। हमने इन सब को RLNG रेट के बराबर गैस कर दी है कमर्शियल कैटेगरी में। CNG के अंदर जो है उसके अंदर भी 27% लोग CNG की जो कैटेगरी में कस्टमर थे उनको RLNG रेट पे मिलती थी और बाकी 73% को नेचुरल गैस पे मिलती थी। हमने इनकी कीमत बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी है। पहले हमारा इसको प्लान था कि 4400 करना, लेकिन फिर हमने इसको 3600 पे रखा है ताकि जो CNG इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादातर KPK में है वो चलती रहे और उसमें कोई उनको डेंट ना पड़े। नेक्स्ट जी। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए डिटेल, ये इसका मकसद ये था कि हर कैटेगरी में कोई हमने अपनी मर्ज़ी से या सोचे समझे बगैर इंक्रीज़ नहीं की। हर कैटेगरी में एक लॉजिक है, एक रैशनल है, सोच समझ के इंक्रीज़ की गई है। ये जो स्लाइड है इससे आपको पता लगेगा कि ऊपर वाले अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो लो इनकम टियर है उसमें अगर किसी के पास एक चूल्हा है, दो चूल्हे हैं या एक चूल्हा और एक हीटर है, तो ये लो इनकम कैटेगरीज़ हैं। तो जिसका यूसेज कम है उसको गांव में आज की तारीख में तकरीबन 1.5 से 4 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक चूल्हा है तो उसको 1 से 1.5 सिलेंडर चाहिए होगा, छोटा चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं तो 2 सिलेंडर चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। तो गांव में अगर वो LPG पे ये अपनी कंजम्पशन करता है तो उसको कम से कम 4000 रुपये कॉस्ट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कॉस्ट आती है LPG पे। हमने इनका 400 रुपये रेट बढ़ाया है और इस कैटेगरी में जो हाईएस्ट बिल आएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो 1300 रुपये आएगा। तो आज भी गैस की जो कीमत है शहरों में, जो नेचुरल गैस की कीमत है जो घरों में मिलेगी, इस इंक्रीज़ के बाद भी गांव के मुकाबले में कम है। और ये कंजम्पशन पैटर्न आपके सामने है। हम ये तमाम स्लाइड्स आपको देख लीजिएगा, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है, अगर उसको आप देखें तो जिस तरीके से, जो लेफ्ट पहला कॉलम है, जिस तरीके से गैस की कंजम्पशन बढ़ रही है उस तरीके से रेट बढ़ रहा है। जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, जो 4 HM³ से ज़्यादा करता है, उसका रेट 4000 रुपये पर यूनिट आ गया है, जो कि LPG के रेट के करीब आ गया है। तो इसमें हमने एक प्रोग्रेसिव स्केल फॉलो किया है। जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ती है इसका मतलब कि वो साहिब हैसियत ज़्यादा है और जो इसकी ज़्यादा जो अमीर कैटेगरी है वो ज़्यादा पेमेंट करेगी बमुकाबिल गरीब और मिडिल क्लास के मुकाबले में। राइट साइड पे हमने बता दिया है कि जो डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैं उनकी कैटेगरी कितनी होगी।
कौन से चूल्हे जलेंगे, कहाँ पे हीटर जलेंगे, कहाँ पे कितने गीज़र जलेंगे वगैरह वगैरह, सारा एनालिसिस हमने करके इसके बाद ये इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट जी, यहाँ पर अगर आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये पहला जो बॉक्स है प्रोटेक्टेड का, उसमें 57% जैसे मैंने कहा हमारे कंज्यूमर्स हैं मुल्क के। 57% कंज्यूमर 31% गैस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिल उनको सिर्फ 12% होगा। तो 57% कंज्यूमर 31% इस्तेमाल करेंगे लेकिन 12% पेमेंट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इस इंक्रीज़ के बाद भी उनको जो गैस मिल रही है उनकी कंजम्पशन के मुकाबले में 33% पर मिल रही है, तो 66% उनको हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। जो बीच में है अनप्रोटेक्टेड अप टू 1.5 HM3, ये वो कैटेगरी है जो मिडिल क्लास है हमारी। ये 36% कंज्यूमर्स हैं, 41% गैस लेंगे और उनको 37% पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जितनी वो गैस इस्तेमाल करेंगे तकरीबन उतनी ही पेमेंट करेंगे, थोड़ी सी कम करेंगे। तो इनको हमने जिस गैस की कंजम्पशन जितनी है उसके हिसाब से रखा है। जो अमीर तबका है वो 60% हमारे मुल्क में है, वो 27% गैस इस्तेमाल करेगा लेकिन 52% पेमेंट करेगा। तो जो अमीर तबका है वो जो है वो इन अ वे ज़्यादा पेमेंट कर रहा है बमुकाबिल गरीब तबके के और मिडिल क्लास के। लेकिन इस अमीर तबके में भी एक चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये कोई सब्सिडाइज़ नहीं कर रहे हैं गरीब आवाम को, ये वो कीमत दें जो कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि इनकी कीमत भी जो हाईएस्ट जो है वो एलपीजी के करीब है। एलपीजी से ऊपर हम किसी को लेके नहीं गए, तो ये एक्चुअल फेयर कीमत अदा कर रहे हैं। अगर हमने किसी को सपोर्ट किया है तो प्रोटेक्टेड को और मिडिल क्लास को सपोर्ट किया है। कंबाइंड जो है 57 और 36 ये बन जाते हैं 93% ऑफ द कंज्यूमर्स। तो 93%, 93% कंज्यूमर आज भी पाकिस्तान में जो गैस की कीमत अदा करेंगे इस इंक्रीज़ के बाद भी, वो कम होगी बमुकाबिल इसके कि जो कि एक्चुअल गैस की कॉस्ट आती है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जी। जी आखिरी स्लाइड है ये। इसके अंदर हमने आपको ये बताया है, अगर आप देखें तो इसमें हमने तमाम कैटेगरी सामने रख दी हैं, डोमेस्टिक, बल्क, रोटी तंदूर। इस स्लाइड में एक्चुअली जो कीमतें लिखी हुई हैं मेरे पास वो स्लाइड पे अपीयर, स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली स्लाइड में सारी कीमतें लिखी हैं। जो डोमेस्टिक कैटेगरी है, जो घरों के अंदर हम गैस दे रहे हैं, उनको जो एवरेज कीमत चार्ज हो रही है 1 यूनिट की वो तकरीबन 1000 रुपये हो रही है। बल्क को 2000 है। अब आप देखें जो 3 कैटेगरीज़ हैं, घर, रोटी तंदूर और यूरिया, इन तीनों में हमने बहुत ही लो रेट रखा है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों को इस इंक्रीज़ के बावजूद 139 अरब की सब्सिडी और सपोर्ट जा रहा है सरकार की तरफ से, और उनका रेट 1000 रुपये रखा गया है, जो कि बाकी कैटेगरी से बहुत कम है। बल्क का रेट है 2000, कमर्शियल का है 3900, पावर का 1050, सीमेंट का 4400, इंडस्ट्री का 2100, 2400, 2500, 2200 और सीएनजी का 3600। यहाँ पे नंबर्स अपीयर नहीं हो रहे इसलिए बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे कम से कम कीमत रखी गई है गैस की, घरों के लिए 1000 रुपये, रोटी तंदूर के लिए 700 रुपये, उसमें हम 2 अरब की सब्सिडी देंगे और सपोर्ट देंगे। और जो तीसरा है फर्टिलाइज़र यूरिया, उसको हम रेट चार्ज कर रहे हैं 580 रुपये, उसमें हम 45 अरब का सपोर्ट देंगे। तो यूरिया, यूरिया, रोटी तंदूर और घरों को सपोर्ट और सब्सिडाइज़ किया गया है। और घरों के अंदर भी जो लो इनकम कैटेगरीज़ हैं, जो मिडिल इनकम कैटेगरीज़ हैं, उनको रेट लो चार्ज किया गया है, अमीर आवाम को ज़्यादा चार्ज किया गया है। एक तासुर ये भी था कि जी इंडस्ट्री को या पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को सपोर्ट किया गया है, बिल्कुल गलत तासुर है। घरों में अगर 1000 रुपये के हिसाब से गैस जा रही है तो इंडस्ट्री को 2100, 2200, 2400 और 2500 के हिसाब से जा रही है। इस इंडस्ट्री में भी हमने एक फ़र्क ये रखा है कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री है उसको हम एक्सपोर्ट को 2100 और नॉन एक्सपोर्ट को 2200 के हिसाब से देंगे, लेकिन जो कैप्टिव प्लांट्स हैं चूँकि वो इनएफिशिएंट हैं, इतने एफिशिएंट नहीं है, तो उनका रेट हमने ज़्यादा रखा है 2400 और 2500। तो इस समरी में हमने कैप्टिव को भी आंसर करने की कोशिश की है कि उनको हम सस्ती गैस ना दें। तो ये सारी लॉजिक थी, इस हिसाब से बढ़ाया गया है गैस की कीमतें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अब गैस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा। जितने कीमत पे हमें गैस मिलती है उतनी कीमत पे हम बेचेंगे, और हम इसी तरीके से आने वाले वक्तों में भी जो हमारी आवाम है उसको सपोर्ट करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर, बिकॉज फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के ज़खायर जब निकालेंगे तो फिर हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा
और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मकबूल।